जय हिंद। 12th क्लास चलिए देखते हैं। तो अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे आगे की। पिछले वीडियो में अपन ने अधिशोषण पढ़ लिया था, अधिशोषण खत्म हो गया। तो इसमें नया टॉपिक है हमारे पास उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, चलिए देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो उत्प्रेरक क्या है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को यानी उसकी चाल को या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, यानी या तो अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाएगी या देर से संपन्न हो जाएगी। इनके बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक ओस्टवाल्ट ने बताया था। ओस्टवाल्ट इन्होंने बताया था। ओस्टवाल्ट कहते हैं, ओस्टवाल्ट के अनुसार वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं, लेकिन स्वयं खुद भार एवं रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, यानी ये जैसे थे वैसे ही बाद में मिल जाएंगे, उत्प्रेरक कहलाएंगे। फिर से सुन लीजिए, ओस्टवाल्ट के अनुसार वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन स्वयं खुद भार एवं रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस प्रकार संपन्न अभिक्रियाएं उत्प्रेरण कहलाती हैं। जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उत्प्रेरण। तो इस प्रकार संपन्न अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, उत्प्रेरण कहलाती है। परिभाषा आ गई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब इसी उत्प्रेरण के प्रकार देख लेते हैं। उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है, हेडिंग डालिए उत्प्रेरण के प्रकार। तो उत्प्रेरण के प्रकार, पहला प्रकार है हमारे पास समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण, चलिए सुनिए क्या होता है समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण एक ऐसा उत्प्रेरण है जिसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती हैं। वह उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती हैं, समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। या इस तरीके से लिख सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती हैं तो उन अभिक्रियाओं को समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। पहली परिभाषा अच्छी है, उसी तरीके से लिख सकते। देखिए क्या होता है। मान लो सल्फर डाइऑक्साइड गैस अवस्था में होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका ऑक्सीकरण कराएं यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया उपस्थित ली जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड की, ये भी गैस है। ये देखिए ऑक्सीजन, ये भी गैस है। तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, ऑक्सीजन एक और जुड़ जाएगी, दो थी एक ऑक्सीजन और जुड़ जाती है, प्राप्त हो जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। उत्पाद भी गैस ही है हमारा, ठीक है। तो वह उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक, ये दोनों क्रियाकारक है और ऊपर उत्प्रेरक लिखा जाता है। तो वह उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती हैं। देखिए गैस ही गैस है, दोनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती है, समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, ये पहला हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया इसका। दूसरा प्रकार है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण, तो इसका उल्टा हो जाएगा। वह उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। वह उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं अमोनिया बनाने की हैबर विधि, आगे पढ़ेंगे क्या होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाती है 1:3 में, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। उपस्थिति ली जाती है लौह चूड़ की, Fe चूड़। तो देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों तो गैसें हैं हमारी, दोनों क्रियाकारक गैस हैं, लेकिन जो उत्प्रेरक लिया है ये ठोस अवस्था में, लोहा ठोस अवस्था में है, तो अमोनिया NH3 प्राप्त हो जाती है। अभिक्रिया संतुलित कर लें, 2 नाइट्रोजन थे तो ये लिख दिया, नाइट्रोजन हो गए 2, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 थे, 3 दूनी 6 हो गए, ये अमोनिया बन गई, अमोनिया गैस बन गई। ठीक है, तो यह है विषमांगी उत्प्रेरण। तो वह उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। तो ये हो गए उत्प्रेरण के प्रकार। अब पढ़ेंगे अपन उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार जो मेन टॉपिक है अपना, उसकी बात कर लें। उत्प्रेरक के प्रकार, पहला है हमारे पास धन उत्प्रेरक। धन उत्प्रेरक,
चलिए सुनिए क्या होते हैं धन उत्प्रेरक। नाम से ही पता चल रहा है धन उत्प्रेरक। ये ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, यानी अभिक्रिया जल्दी संपन्न करा देंगे। तो बे उत्प्रेरक जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं धन उत्प्रेरक कहलाते हैं। यही परिभाषा में लिख देंगे, बे उत्प्रेरक जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं धन उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है हमारे पास ऋण उत्प्रेरक। ऋण उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऋण उत्प्रेरक नाम से ही पता चल रहा है ऋण है, यानी अभिक्रिया की दर को घटा देंगे। तो बे उत्प्रेरक जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं ऋण उत्प्रेरक कहलाते हैं। बे उत्प्रेरक जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं ऋण उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा है स्व उत्प्रेरक। तीसरा प्रकार है स्व उत्प्रेरक। इनके बारे में सुन लीजिए। स्व उत्प्रेरक, चलिए होता क्या है स्व उत्प्रेरक में? मान लो कोई एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही, कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही, यानी क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बना रहे होते हैं। उसी बीच में उस रासायनिक अभिक्रिया में कोई ऐसा पदार्थ उसी के अंदर उत्पन्न हो जाता है जो उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। यानी उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ही कोई पदार्थ उत्पन्न हो रहा है और जो उसी के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, तो उसे कहा जाता है स्व उत्प्रेरक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के मध्य में बनने वाला, मध्य या बीच में बनने वाला वह पदार्थ जो उसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है स्व उत्प्रेरक कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, आगे एग्जाम्पल देखेंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे वहां पर ये। फिर से सुन लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के मध्य में बनने वाला वह पदार्थ जो उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है स्व उत्प्रेरक कहलाता है। तीसरा हो गया। चौथा प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक, इसके बारे में सुन लीजिए। ये दो अभिक्रियाओं पर आधारित होता है। प्रेरित उत्प्रेरक, दो अभिक्रियाएं संपन्न हो रही, एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया। तो जब दो अभिक्रियाएं संपन्न हो रही होती हैं और एक अभिक्रिया, कोई एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगती है, यानी दूसरी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगी या घटा देगी, तो उसे कहा जाएगा प्रेरित उत्प्रेरक। तो जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है प्रेरित उत्प्रेरक कहलाती है, प्रेरित उत्प्रेरक कहा जाता है उसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथे के बाद पांचवा। पांचवा है हमारे पास विष उत्प्रेरक। विष उत्प्रेरक, विष का मतलब होता है जहर। चलिए सुनिए ये क्या है विष उत्प्रेरक। ये ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक की क्षमता को घटा देंगे। यानी एक उत्प्रेरक तो पहले से ही था उसके अंदर, अपन ने ये एक और मिलाया, यानी दो दो उत्प्रेरक हो रहे हैं अब यहाँ पर। तो बे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से, बे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक की क्षमता को घटा देते हैं, उत्प्रेरक की क्षमता को घटा देते हैं, विष उत्प्रेरक कहलाते। आगे पढ़ेंगे इनके भी एग्जाम्पल। फिर से सुन लीजिए, बे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक, बे उत्प्रेरक जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक की क्षमता को घटा देते हैं, विष उत्प्रेरक कहलाते हैं। छठा, इनका उल्टा है वर्धक उत्प्रेरक। वर्धक उत्प्रेरक, इनका ये उल्टा है, यानी ये क्या करेंगे, ये अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देंगे। तो बे उत्प्रेरक या बे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं, वर्धक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था विष और ये था वर्धक। इसी के साथ उत्प्रेरक के प्रकार खत्म। तो उत्प्रेरक के 6 प्रकार है हमारे पास, धन उत्प्रेरक, ऋण उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक, विष उत्प्रेरक और वर्धक उत्प्रेरक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे उत्प्रेरक के सिद्धांत की बारी आई। उत्प्रेरक के सिद्धांत, हेडिंग डालेंगे उत्प्रेरक के सिद्धांत। तो 2 सिद्धांत है हमारे पास उत्प्रेरक का। पहला सिद्धांत देखिए क्या है, पहला है, हेडिंग डालिए, पहली हेडिंग है माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है
माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, चलिए समझ लीजिए यहाँ पर माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत कहता क्या है। देखिए मान लीजिए कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया है इस तरीके से हमारे पास ए और बी, ये दो क्रिया कारक है। ए और बी दोनों क्या है, क्रिया कारक है। ये एक्स ये हमारा उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में क्रिया करते हैं और मान लीजिए ए बी उत्पाद बना रहे हैं। ए बी उत्पाद, पहले कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसे संपन्न हो रही, देख लीजिए समझ लीजिए, फिर यहीं से लिखेंगे अपन। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ए और बी दो क्रिया कारक है, एक्स उत्प्रेरक है, उत्पाद मिल रहा है अपने को ए बी। अब माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत क्या कहता है कि ये कैसे संपन्न हो रही है। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अनुसार, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अनुसार इसकी क्रिया विधि क्या है, ये कैसे संपन्न हो रही वो देखिए। माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत कहता है कि सर्वप्रथम कोई एक क्रिया कारक, देखिए दो क्रिया कारक हैं ए और बी, कहता है कि सर्वप्रथम कोई एक क्रिया कारक या तो ए या बी ये उत्प्रेरक के साथ क्रिया करेगा। मान लीजिए क्रिया कारक ए है, ये उत्प्रेरक के साथ क्रिया करेगा एक्स के साथ, और एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, माध्यमिक यौगिक, बीच का उत्पाद प्राप्त हो गया, यानी अभिक्रिया संपन्न हो रही नहीं हुई। फिर ये माध्यमिक यौगिक, तो ये क्रिया कारक था, ये उत्पाद था, वो उत्पाद अभी मिला माध्यमिक यौगिक। फिर ये जो माध्यमिक यौगिक आया है ये बचे हुए क्रिया कारक, दूसरे क्रिया कारक के साथ क्रिया करेगा और उत्पाद बना देगा ए बी और उत्प्रेरक को मुक्त कर देगा। उत्प्रेरक को क्या कर देगा, मुक्त, उत्प्रेरक मुक्त हो गए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए क्या है, फिर से सुन लीजिए यहाँ पर क्या है। माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत कहता है, देखिए हमारे पास कोई एक रासायनिक अभिक्रिया थी, ए और बी दो क्रिया कारक हैं, एक्स उत्प्रेरक है, उत्पाद मिल रहा है ए बी। माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत क्या कहता है, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत कहता है कि सर्वप्रथम कोई एक क्रिया कारक, सर्वप्रथम कोई एक क्रिया कारक उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है, या माध्यमिक उत्पाद का निर्माण करता है, या माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है। फिर यह माध्यमिक यौगिक दूसरे क्रिया कारक के साथ क्रिया करके उत्पाद प्रदान करता है और उत्प्रेरक को मुक्त कर देता है। उत्प्रेरक हमें जैसा था वैसा ही प्राप्त हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत क्या कहता है। माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत कहता है कि सर्वप्रथम कोई एक क्रिया कारक उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है, तत्पश्चात यह माध्यमिक यौगिक दूसरे क्रिया कारक के साथ क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है और उत्प्रेरक को मुक्त कर देता है। तो ये था माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। पहले लिख लेंगे फिर ये, या पहले ये लिख लो इसके बाद वो लिख दो। तो पहले हिंदी लिख लो इसके बाद ये अभिक्रियाएं लिख दो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो गया माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत है आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत। आधुनिक आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत, चलिए सुनिए तो अधिशोषण का सिद्धांत क्या कहता है। तो देखिए कोई रासायनिक अभिक्रिया पहले इसी तरीके से ली है, ए और बी दो क्रिया कारक है, एक्स उत्प्रेरक, उत्पाद मिल रहा है ए बी। लेकिन अब लगाएंगे कौन सा, आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत। आधुनिक अधिशोषण के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, आधुनिक अधिशोषण के सिद्धांत के अनुसार। चलिए देखिए तो आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत क्या कहेगा इसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए। अधिशोषण हो रहा है, देखिए अधिशोषण शब्द आया, यानी अधिशोषण की घटना घटित होगी और भौतिक अधिशोषण होता है इसमें। आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत कहता है कि सर्वप्रथम क्रिया कारक, ये जो क्रिया कारक हैं ये उत्प्रेरक एक्स की सतह पर भौतिक अधिशोषण करते हैं, भौतिक अधिशोषण करते हैं, अधिशोषण करते हैं, यानी इसकी सतह पर आकर चिपक जाएंगे और एक सक्रियत संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। सक्रियत
संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। फिर से सुन लीजिए क्या कहता है। आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत कहता है कि सर्वप्रथम क्रियाकारक उत्प्रेरक की सतह पर भौतिक अधिशोषण करके सक्रियत संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। फिर यह सक्रिय संकुल यौगिक विघटित होता है। सक्रियत संकुल यौगिक विघटित होकर उत्पाद का निर्माण कर देता है और उत्प्रेरक को मुक्त कर देता है। ठीक है, यही लिख देंगे इसमें। देख लीजिए क्या लिखेंगे इसमें। सबसे पहले ये अभिक्रिया लिखेंगे, उसके बाद ये नियम लगा देंगे, आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत लगा देंगे। इसमें लिखेंगे कि सर्वप्रथम क्रियाकारक उत्प्रेरक की सतह पर भौतिक अधिशोषण करके सक्रियत संकुल यौगिक, ये वॉन डेर वाल्स दर्शाया डैश डैश करके, सक्रियत संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात यह सक्रिय संकुल यौगिक विघटित होकर उत्पाद का निर्माण करता है और उत्प्रेरक को मुक्त कर देता है। ठीक है, तो ये था आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत और ये लिख लेना आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या होती हैं। उत्प्रेरक की विशेषताएं या गुण, विशेषताएं या गुण, हेडिंग डालिए उत्प्रेरक की विशेषताएं या गुण। तो पहला परिभाषा से ही है कि ये किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं। दूसरा गुण, पहला हो गया किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं। दूसरा ये भार और रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं। स्वयं भार और रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा, इनमें उत्पाद की प्रकृति को परिवर्तित करने की क्षमता नहीं होती। यानी जो उत्पाद प्राप्त होना होगा वो ही होगा, बस क्या होगा, या तो जल्दी हो जाएगा या देर से प्राप्त होगा। तो इनमें उत्पाद की प्रकृति को प्रभावित करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। तीसरे के बाद चौथा, ये उत्प्रेरक जो हैं परावैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में नष्ट नहीं होते हैं। उत्प्रेरक परावैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में नष्ट नहीं होते हैं। पांचवा, प्रत्येक उत्प्रेरक का एक निश्चित ताप होता है जिस पर वह कार्य करता है, जिसे उत्प्रेरक का अनुकूलन ताप कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रत्येक उत्प्रेरक का एक निश्चित ताप होता है, इसी पे काम करेगा बस। तो प्रत्येक उत्प्रेरक का एक निश्चित ताप होता है जिस पर वह कार्य करता है, जिसे उत्प्रेरक का अनुकूलन ताप कहा जाता है। तो ये हो गए उत्प्रेरक के गुण। अब हमारे पास एक विशेष प्रकार के उत्प्रेरक है जिनका नाम है एंजाइम उत्प्रेरक। इन्हें आगे भी पढ़ना है अपने को, जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर भी पढ़ेंगे। एंजाइम उत्प्रेरक सुन लीजिए क्या होते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। फिर से सुन लीजिए, एंजाइम उत्प्रेरक उच्च अणुभार वाले, अणुभार ज्यादा होता है, उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं या जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो विभिन्न जैविक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। फिर से सुन लीजिए, एंजाइम उत्प्रेरक उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो विभिन्न जैविक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल, मनुष्य की लार में टाइलिन नामक एंजाइम उत्प्रेरक पाया जाता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। मनुष्य की लार में, पैराग्राफ एग्जाम्पल में लिख देंगे कि मनुष्य की लार में टाइलिन नामक एंजाइम उत्प्रेरक पाया जाता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषताएं या एंजाइम उत्प्रेरक के गुण क्या क्या है वो देख लेते हैं। परिभाषा से ही, पहला, इनके अणुभार उच्च होते हैं। इनके अणुभार उच्च होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक के अणुभार उच्च होते हैं। दूसरी परिभाषा, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। तीसरे, अभिक्रिया समाप्त होने के बाद ये स्वयं समाप्त हो जाते हैं, बचते नहीं। अभिक्रिया समाप्त होने के बाद ये स्वयं समाप्त हो जाते हैं। चौथा, एंजाइम उत्प्रेरक परावैंगनी प्रकाश द्वारा नष्ट हो जाते हैं। परावैंगनी प्रकाश पड़ेगा तो टाइलिन मर जाएगा। तो एंजाइम उत्प्रेरक परावैंगनी प्रकाश द्वारा नष्ट हो जाते हैं। पांचवा, इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है। कैसी होती है? विशिष्ट, यानी विशेष प्रकार के उत्प्रेरक हैं।
वो अपन ने पढ़े थे पहले विष धन, वो उत्प्रेरक 6 प्रकार के, वो सामान्य थे, लेकिन ये विशेष प्रकार के, इसीलिए बोला है इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है, विशेष प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए एंजाइम उत्प्रेरक क्या है। एंजाइम उत्प्रेरक की बात कर लें तो एंजाइम उत्प्रेरक उच्च अणु भार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो विभिन्न जैविक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल लिख देंगे कि मनुष्य की लार में टाइलिन नामक एंजाइम उत्प्रेरक पाया जाता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, और नीचे विशेषताएं लिख देंगे। तो इसी के साथ ये टॉपिक उत्प्रेरक पूरी तरीके से खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर आएंगे अपन, ठीक है। चलिए।